एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कि सर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन होगी कि रेंट आउट हो गया 1 जुलाई, ठीक है, और उधर इधर उसने बात की है कि उसने पूरे साल का रेंट क्या दे दिया, एडवांस रेंट दे दिया। अब समझिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि 1 जुलाई मतलब आपका रिक्वायरमेंट है टैक्स ईयर 2020। क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है कि कंप्यूट या कैलकुलेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी फॉर द टैक्स ईयर 2020। तो उसने कहा सर कि यहाँ पे रेंट आउट हुआ और उसने पूरे साल का रेंट एडवांस दे दिया, और आपने कहा था एडवांस रेंट की कोई टैक्स ट्रीटमेंट नहीं इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में। ये बात मैंने कही है ना, मैं आज भी इस पे कायम हूँ, मैंने कही है, ठीक है। लेकिन आपने तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में पूरे साल की रेंट जो है वो इंक्लूड कर दी, और रेंट कौन सा था, एडवांस। ये ज़हन में रख लीजिएगा, जब आपको वो कहता है ना कि टैक्स ईयर 2020 का मुझे कैलकुलेशन करके दे, तो इसका मतलब ये है कि आप कहां पे करें, आप 1 जुलाई 2000। भाई मैं आपको बताता हूँ, चले ये टैक्स ईयर कौन सा चल रहा है, टैक्स ईयर 2020। आप टैक्स कंसल्टेंट, ठीक है, अभी जुलाई है ना, टैक्स ईयर 2021 है प्रैक्टिकली 30 जून को टैक्स ईयर 2020 तो खत्म हो गया ना। आज हम प्रैक्टिकली कौन से टैक्स ईयर में करें, टैक्स ईयर 2021। मैं आपको कहता हूं चले सीपी का इनकम फ्रॉम बिजनेस कैलकुलेट करते हैं टैक्स ईयर 2021 का, कर सकते हैं? क्यों भाई, साल के आखिर में जाओगे तो पता चलेगा ना, कोई वही तो नहीं नाजिल नहीं होनी कि अभी 12-11 महीने रहते हैं और हम मुझसे मांग रहे। तो जब भी वो आपसे क्वेश्चन पूछे ना, कॉमन सेंस क्या है कि ये साल गुजर चुका है, ये हमें गुजरे हुए साल का इंफॉर्मेशन दे, वो कोई भी हेड ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी हो, प्रॉपर्टी हो। जब आपको कहे टैक्स ईयर 2020 तो इसका मतलब ये कि ये ईयर कंप्लीट हो चुका है, आप इसके बाद करें। आप टैक्स कंसल्टेंट हो तो ये बंदा आपके पास 30 जून के बाद आएगा, जब उसका टैक्स ईयर कंप्लीट हो जाएगा। जब उसका टैक्स ईयर कंप्लीट ना हो, आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है कंप्लीट ईयर, कर सकता है नहीं, समझ में आएगा। तो ये बात ज़हन में रख लीजिए। तो इसमें उसने लिखा है कि एज्यूम हम कब करें, 31 अगस्त 2020, मतलब यहाँ पे। तो ये अगर वो ना भी बताए तो आपने हमेशा ये assumption लेनी है कि हम 30 जून के बाद करें। अभी जो टाइम है वो क्या है, 30 जून के बाद ये साल गुजर चुका है। फिर भाई ये बात समझ में आ रही है जी। अब हम पढ़ लेते हैं जी। इसमें था शाहिद इज engaged in the business of manufacturing and supplying of auto parts. Following is the extent of his profit or loss statement for the tax year 2020. Sales है, cost of goods sold है, gross profit है, operating expenses है, financial charges है, other income है और profit before tax है। इसके ऊपर लिखे उसने लिखा भी हुआ है profit in or loss statement, लिखा हुआ है ना, हाँ। इसके ऊपर आप देखते हैं इनकम स्टेटमेंट या अकाउंटिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये उसने आपको अकाउंटिंग का प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि नीचे क्या केवल है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। समझ में आ रही बात भाई, क्लियर है? अब हमें क्वेश्चन में क्या रिक्वायरमेंट था कि आपके क्वेश्चन कहां से स्टार्ट हो, तुम्हें वर्किंग वन में क्या कैलकुलेट करना, इनकम फ्रॉम बिजनेस, ठीक है। और मेरा क्वेश्चन कहां से स्टार्ट हो रहा है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कितना 6427 मिलियन या 6.427 मिलियन। समझ में आ रही बात, 64,27,000, ठीक हो गया। ये प्रॉफिट बिफोर। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन में वो आपको क्या बताएगा, वो आपको ये 4 किस्म की चीजें बताएगा। कौन सी थी 4 किस्म की चीजें? एक वो बताएगा जो उसने गलत किया, तो उसको हम क्या करेंगे, हमारी
हम उसको रिवर्स करेंगे और हम ठीक करेंगे, दो एडजस्टमेंट करेंगे। जब उसने कुछ ना किया हो और हमें करना हो हम वो कर देंगे, जब उसने ठीक किया हो हमें भी वो करना है, हम कुछ भी नहीं करेंगे। समझ में आ रही बात? और उसने गलत किया होगा हम उसको ठीक करेंगे, हम उसका दूसरा एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, जैसे डिविडेंड मांगा था जी। The above accounts have been prepared on cash basis। नीचे उसने आपको ब्रैकेट में लिखा हुआ है यूज एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंट। कौन से बेसिस? On cash basis and stock in trade has been valued on prime cost method. However, Shahid wants to change the method of accounting from cash basis to accrual basis. In this respect, following information has been given। वो कह रहे कि शाहिद शिफ्ट होना चाहता है एक अकाउंटिंग बेसिस से कॉस्ट अकाउंटिंग बेसिस है, दो अकाउंटिंग मेथड्स में पढ़ा होगा, इनकम फ्रॉम बिजनेस के लास्ट में अकाउंटिंग मेथड्स थे ना, ठीक है। चले इसका इधर कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं है, उसने कहा एक मेथड से वो ट्रांसफर हो रहा है दूसरे मेथड, ठीक है। और उसने आपको दिया हुआ है स्टॉक इन ट्रेड यूजिंग प्राइम कॉस्ट मेथड, जो वो यूज कर रहा था उस पे ओपनिंग बैलेंस था 1800 और जिसमें वो शिफ्ट होना चाहता है उसमें अब ओपनिंग बैलेंस आ रहा है 2300, मतलब 500 का डिफरेंस आ रहा है और क्लोजिंग बैलेंस था 2800 और अब जिस अकाउंटिंग मेथड में वो शिफ्ट होना चाहता है उसमें आ रहा है 3200, 400 का डिफरेंस यहाँ पे मिला। समझ में आ रही? तो अब हम देखते हैं कि इसका हम कैसे ट्रीटमेंट करें। इधर देखिए, फॉर एग्जाम्पल ये सेल्स, ठीक है। सेल्स में हम लिस्ट करते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स में कितनी चीजें होती है नॉर्मली? ओपनिंग स्टॉक होता है, हाँ, परचेज होती है और लेस क्लोजिंग स्टॉक ना, ये होता है ना। चले हम एक एग्जांपल लेते हैं, ये आपके रिपोर्टिंग 2 में भी काम आएगा। एरर्स वाला टॉपिक नहीं, आई से एरर्स एस्टिमेट्स वाला, ये उसमें भी काम आएगा। उसने अक्सर आपको ओपनिंग या क्लोजिंग बैलेंस दिया होगा, ये कैसे करोगे किसी से पूछने की या सोचने की जरूरत ही नहीं। जब भी आपको गिवन हो ना, याद करने की जरूरत, जब भी गिवन हो किसी साइट पे ये वाला फॉर्मेट बना दे। फॉर एग्जांपल मेरे पास सेल्स थी 500, ठीक है, ओपनिंग स्टॉक था 100, ये इसको परचेज को इग्नोर करें और क्लोजिंग स्टॉक था फॉर एग्जांपल 20, ठीक है। तो ये कितना है? 80 आया ना। ओपनिंग में से क्लोजिंग लेस करके हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाता है ना। कॉस्ट ऑफ सेल्स हमारे पास कितना है? 80 रुपीस। तो ये प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? हाँ भाई बताए ना। अब मैं एक और काम करता हूँ, 500 सेल्स है, ठीक है, और मैं इसको ओपनिंग स्टॉक को मैं सेम रख देता हूँ, ठीक है, और क्लोजिंग स्टॉक को मैं बढ़ा देता हूँ। कितने से? 10 रुपए। क्लोजिंग स्टॉक क्या हो गया? बढ़ गया। अब ये कितना है? स्टॉक कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना है? 34 और ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 430। तो क्लोजिंग स्टॉक के बढ़ने से ग्रॉस प्रॉफिट क्या हो गया? मतलब क्या होगा कि क्लोजिंग स्टॉक का डायरेक्ट रिलेशन है प्रॉफिट के साथ। अगर क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, अगर क्लोजिंग स्टॉक कम होगा तो प्रॉफिट। क्लियर भाई? समझ में आ रहा? आपने एक ही करना है, दूसरे का आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाना चाहिए। ओपनिंग स्टॉक करेंगे मतलब ओपनिंग स्टॉक का रिवर्स रिलेशनशिप है। ओपनिंग स्टॉक बढ़ेगा तो प्रॉफिट कम होगा, ओपनिंग स्टॉक कम होगा तो प्रॉफिट। समझ में आ रही है भाई? क्लियर जी? तो अब इधर मुझे बताएं
ये देखो ओपनिंग बैलेंस है 1800 और जो जिस मेथड में वो शिफ्ट हुआ है उसमें है 2300, तो ओपनिंग स्टॉक बढ़ गया है कि कम हो गया? हाँ बढ़ गया है। तो प्रॉफिट के साथ क्या हुआ होगा? कम हुआ होगा। तो हमें क्या करना चाहिए? किस वजह से? चेंज इन मेथड ऑफ अकाउंटिंग। ठीक हो गया? हाँ ओपनिंग स्टॉक कितना था? 2300 पे पहुंच गया है। तो 2300 में से 1800 लेस करते कितना है? हाँ 500 हम यहाँ पे लेस करेंगे। 500 को क्या कर देंगे? आपने अभी बताया ना ओपनिंग स्टॉक वहां से प्रूफ हुआ ना, ओपनिंग स्टॉक बढ़ेगा तो प्रॉफिट कम होगा, तो हम प्रॉफिट को कम कर रहे हैं कितने से? 500 से। और दूसरा क्लोजिंग स्टॉक वो बढ़ रहा है ना, तो क्लोजिंग स्टॉक का कौन सा रिलेशनशिप था? डायरेक्ट। वो 3200 पे पहुंच गया कहां से? 2800 से ना, तो कितना डिफरेंस आया? तो 400 हम क्या कर देंगे? क्लियर भाई? क्लियर है? अगला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इंक्लूड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इंक्लूड, ऊपर देखे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से। हाँ अच्छा, इनकम फ्रॉम बिजनेस के क्वेश्चन पढ़ने का तरीका क्या है? मनान भाई किसी को कहें ये दूसरा इसी को चलाते हैं, अगर फैन चलाते हैं तो शोर हो जाता है। जुम्मा को बुलाते हैं जी। इस बिजनेस के क्वेश्चन में आपने क्या करना है? मैं तो अभी सॉल्व कर रहा हूँ ना, आप तो पहले पढ़ेंगे ना। तो जो एडिशनल इंफॉर्मेशन में जो इंफॉर्मेशन ऊपर वाले के साथ लिंक हो ना, जैसे कि अब ये लिख रहा है पॉइंट नंबर 2 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इंक्लूड्स, तो मैं ऊपर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इनकम स्टेटमेंट में है, उसके साथ लिख लूंगा 2, पॉइंट नंबर 2, सिर्फ 2 लिख लूंगा। जब मैं फिर क्वेश्चन सॉल्व करूंगा ना तो मुझे पता चल जाएगा वहां से ऊपर से कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए मैंने कौन सा इंफॉर्मेशन पढ़ना है, पॉइंट नंबर। समझ में आ रही बात? तो कॉस्ट ऑफ गुड्स जो इसने केवल है 18 मिलियन का, ठीक है, उसमें क्या कह रहा है? परचेजिंग ऑफ पैकिंग मटेरियल ऑफ ₹40,000 फ्रॉम नासिर ट्रेडर्स, नो विदहोल्डिंग टैक्स वाज डिडक्टेड एट द टाइम ऑफ पेमेंट। कह रहा है उसने नासिर से एक परचेज की है कितने की? 440,000 की, और उससे टैक्स विदहेल्ड नहीं किया। कहीं पे आपने इनकम फ्रॉम बिजनेस में पढ़ा था कि हम परचेजेस करेंगे तो टैक्स विदहेल्ड करेंगे? हाँ नहीं पढ़ा था? जी ये वैसे आपके कोर्स में है नहीं, ठीक है, लेकिन रूल क्या है कि जब कभी आप इस तरह की चीजें परचेज करोगे, जैसे पैकिंग मटेरियल हो गया, ठीक है, तो इसके लिए रूल है कि अब्दुर्रहमान परचेज करेगा। आपको अगर याद हो मैंने आपको बताया था इनकम फ्रॉम सैलरी वाला, याद कि सैलरी अगर सीपी अब्दुर्रहमान को सैलरी पे करती है और अब्दुर्रहमान की सैलरी जो है वो है टैक्सेबल, वो कौन सी सैलरी है? टैक्सेबल, और सीपी वो मुझे विदाउट टैक्स डिडक्शन पे करती है सैलरी, तो सीपी को वो एज एन एक्सपेंस अलाउ नहीं। ये रूल इधर भी लग रहा है, ठीक है। उन्होंने लिस्ट किया है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिस्ट की है ना, हम क्या करेंगे? अलाउ नहीं है तो हम इसको क्या करेंगे? ऐड करेंगे। अब ये वो कौन सी वाली लिस्ट है जो उन्होंने गलती की है, हमने उसको सिर्फ क्या करना है? ठीक करना है, इसके अगेंस्ट हमने कुछ और नहीं करना। तो उन्होंने क्या किया है? लिस्ट किया है ना, कितनी अमाउंट है? हाँ पेमेंट विदाउट टैक्स डिडक्शन। अच्छा मैं आपको एक और बात बता दूं,
ये 4 लाख आएगा। प्रॉपर्टी है नहीं, ये ऊपर वाला ये कितना आएगा? ये वाला एडजस्टमेंट नहीं। अगर इसको आप इग्नोर भी करेंगे ना तो मुझे यकीन है कि इसके मार्क्स आपसे डिडक्ट नहीं होगा, क्योंकि इनका लिस्ट है। आप बच्चों को वो लिस्ट बता दें कि कौन कौन सी पेमेंट्स पे एडवांस टैक्स की डिडक्शन, ये अलग से पूरा लिस्ट है। पहले कोर्स में होता था, अब आपके कोर्स से वो निकल गया है जिसमें होता था एडवांस टैक्स। तो बच्चों को ये कैसे पता चलेगा? आपने सिर्फ सैलरी की बात की है कि सैलरी पे एडवांस टैक्स होगा, वो हमने पढ़ा, समझ में आ रही बात? लेकिन ये चीज तो आपने नहीं दी ना। ये 99% बच्चों ने ये एडजस्टमेंट गलत की होगी, क्योंकि ये आपके कोर्स में ये लिस्ट केवल है। समझ में आ रही बात? जी अगला Second, freight charges of ₹85,000. These were paid in cash for transporting goods from suppliers. कह रहा है cost of goods sold में एक freight charges है 85,000 की, और ये उसने कैश में पे किए। किस में पे किए? कैश। तो क्या एडमिसिबल होंगे? क्या हाँ इनएडमिसिबल। वजह सर बैंकिंग चैनल के थ्रू, बैंकिंग चैनल के थ्रू होना चाहिए। ये रुपया के अमाउंट, सिंगल अमाउंट है पूरे साल का 50,000 से बढ़ जाए और सिंगल पेमेंट 10,000 से ज्यादा, तो वो किसके थ्रू पे करनी है? कैश के थ्रू, बैंक के। लेकिन उसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। हाँ एक्सेप्शन याद है? हाँ फ्रेट चार्जेस नहीं आते। फ्राइट चार्जेस एक्सेप्शंस में थे। फ्राइट चार्जेस किस में थे? एक्सेप्शन। समझ में आ रही बात? फ्राइट चार्जेस जितने भी हो, नोट्स है आपके पास, इनकम फ्रॉम बिजनेस के नोट्स है। फ्राइट चार्जेस जितने भी हो, फ्राइट चार्जेस, यूटिलिटी बिल्स, ये जितने भी हो, ये आप इन कैश पे करें या तो बैंकिंग चैनल पे करें, दोनों केसेस में ये क्या होंगे? एडमिसिबल। एडमिसिबल का मतलब कि हम इसको लेस कर सकते हैं, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस हमें इजाजत देता। तो उसने क्या किया? उसने भी लेस किया है, हमने भी लेस करने थे, तो ये कौन से वाला काम हो? ठीक वाला काम हो गया। तो इसको हम क्या करेंगे? इग्नोर करेंगे। जब इग्नोर करेंगे तो इस पे क्या करना होगा? नोट लिखना होगा। नोट में क्या लिखोगे? कि फ्राइट चार्जेस पेड इन कैश आर थ्रू बैंकिंग चैनल, इन बोथ केसेस दे आर एडमिसिबल एक्सपेंस। क्लियर? भाई क्लियर है? हाँ जी। अगला, इसका कुछ नहीं करना, इस पे नोट लिखना है। नंबर 3, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड। ऊपर देखो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो 3,137 मिलियन गिवन है, इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है वो हम पढ़ लेते हैं। सैलरी ऑफ ₹80,000 पर मंथ पेड टू शाहिद ब्रदर्स हु हैंडल्स एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स ऑफ द बिजनेस। कह रहा है शाहिद का भाई है और वो एडमिनिस्ट्रेशन देखता है बिजनेस का, इसमें 80,000 जो है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस उसके भाई की सैलरी, तो उसकी भाई की सैलरी उसके इनकम फ्रॉम बिजनेस में लिस्ट होनी चाहिए कि नहीं? होनी चाहिए कि नहीं? भाई एम्प्लॉय है। हाँ देखिए, सैलरी के लिए आप रिवाइज नहीं करेगा। सैलरी के लिए आपने देखना है कि ये अगर शाहिद लिस्ट कर रहा है तो पहले तो ये कि ये पेड हो, इस पे क्या हो? टैक्स डिडक्शन हो। सैलरी के लिए पॉइंट्स बता दो। पहला पॉइंट, केस पे क्या डिडक्ट हो चुका हो? टैक्स डिडक्ट हो चुका हो। सैलरी के लिए दूसरा पॉइंट कि ये अगर 15,000 से ज्यादा हो तो किसके थ्रू? ये दो चीज, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें दोनों का जिक्र हो चुका, किसी एक का भी जिक्र है। समझ में आ रही? हाँ
अगर इधर सुनिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट था, अगर आपको कभी कहे ना कि शाहिद खुद बिजनेस को संभाल रहा है और शाहिद खुद सैलरी दे रहा है, तो ये ड्राइंग्स में आता है, ये पर्सनल एक्सपीरियंस में आता है, ये इनएडमिसिबल। लेकिन अगर आपको कहे ना कि शाहिद का भाई, चचा, बहन, बाप, बेटा, बेटी वो सैलरी ले रहे हैं और उसके बदले वो अपने सर्विसेज दे रहे हैं, तो ये एम्प्लॉय है। और जब ये ना बताया हो ना इन दो के बारे में कि ये कैश पे किया है या थ्रू बैंकिंग चेन है, और ये भी ना बताया हो कि टैक्स विद हेड हो चुका है या नहीं हो चुका है, इसमें दोनों बातों की जिक्र नहीं है ना, तो आपने हमेशा एज्यूम करनी है कि टैक्स भी डिडक्ट हो चुका है और ये थ्रू बैंकिंग चेन है। ठीक है, तो अब ये लेस करना चाहिए कि नहीं, लेस होना चाहिए कि नहीं? आंसर में नहीं, मुझे बता दे नॉर्मल ट्रीटमेंट क्या होनी चाहिए? होनी चाहिए ना, टैक्स के मुताबिक क्या होनी चाहिए ना। उन्होंने क्या किया? उन्होंने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में इंक्लूड किया है, मतलब लिस्ट किया है ना, तो इसकी हम कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। इसके ऊपर क्या लिखेंगे? नोट। और नोट में क्या लिखोगे? नोट में ये दो बातें भी मेंशन करोगे। नोट में आपने असल में मेंशन ही ये दो बातें करनी है। कौन कौन सी? We assume that salary paid to Shahid's brother is paid after tax deduction and through proper banking chain. समझ में आएगा भाई? क्लियर है? तो इसका कुछ नहीं करना, इसमें नोट लिखेंगे। अगला ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में कह रहा है एक और एक्सपेंस शामिल है, वो एक्सपेंस क्या है? एक्सपेंडिचर ऑफ ₹950,000 incurred on the development of a product which is expected to generate revenue for 5 years. क्या चीज? इंटेंजिबल गुड्स। कौन सा? तो इंटेंजिबल के ऊपर जो हमारा खर्चा होता है उस खर्चे को क्या कहते हैं? खर्चे। इंटेंजिबल जब हम एक्वायर करते हैं वो कौन सा एक्सपेंस होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। कौन सा एक्सपेंडिचर? कैपिटल। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या हमें अलाउ होता है? हम लेस कर सकते हैं। उस पे क्या चार्ज करेंगे? अमोर्टाइजेशन। तो इसमें लेस किया है ना, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में शामिल है ना, इंटेंजिबल लिख लें या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर लिखे। कितने अमाउंट का है? हाँ 95,000 का, 950 का, ये ऐड बैक कर देंगे। उसने लेस किया है ना, गलत किया है, हम क्या कर देंगे? रिवर्स। अब भी क्या करेंगे? इसके ऊपर अमोर्टाइजेशन चार्ज करेंगे, वो हमारा एक्सपेंस है। तो अमोर्टाइजेशन का सिंपल 950,000 डिवाइडेड बाय 5 कितना है? 95,000। एक 190,000, हाँ 190,000 ये हम लेस करेंगे। ठीक हो गया? क्लियर है? हाँ टैक्स आसान है कि मुश्किल? हाँ मुश्किल है बहुत। अल्लाह का नाम लो, इतना मुश्किल भी नहीं है जितना आप बताते हैं। जी अगला कह रहा है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में शामिल है पेनल्टी ऑफ ₹15,000 फॉर लेट फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। पेनल्टी फॉर जी एडमिसिबल होगा कि नहीं? हाँ इनएडमिसिबल होगा। क्यों? पेनल्टी देखिए, पेनल्टी जो है इधर सुनिए, इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस में था पेनल्टी, याद है? हाँ इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस में था कि पेनल्टी आप लेस नहीं कर सकते, याद है? हाँ कि नहीं याद भाई? याद है? इसके कुछ एक्सेप्शंस थे, मैं आपको तरीका बताता हूँ ना। आप अगर कहते हो कि इस तरह हो जाएगा, इस तरह नहीं हो,
टेक्स्ट बहुत आसान है, लेकिन जो बच्चा पढ़े और जो ना पढ़े उसके लिए मुश्किल नहीं है, उसको समझ भी नहीं आनी है होता क्या, समझ में आ रही ना बात। तो इसको आपने आसान नहीं है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर आप जब पढ़ाते हो तो आसान होता है। भाई आसान तो होगा, मैं तो 6 साल से पढ़ा रहा, मेरे लिए तो आसान है। मुझे आपका पेपर है फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं भी वो सॉल्व कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस है। समझ में आ रही है ना बात, ये याद रखना। एक्सेप्शंस थे कि आप अगर ये पेनल्टी पे करते हो, यूटिलिटी सरचार्ज, बिजली का बिल आपने लेट पे किया, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डैमेजेस पे करते हो, तो ये कौन से, ये एक्सेप्शन में कौन से हैं? इन एक्सेप्शंस में देख लो कहीं पे ये था कि पेनल्टी पेड अगेंस्ट लेट फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, हाँ था कि नहीं था? नहीं था ना, तो मतलब ये इसमें नहीं है तो कहां पे आ गया? उसने क्या किया? लेस किया। हम क्या करेंगे? बेहतरीन बच्चे हो, लेकिन बस थोड़ा सा स्टार्टर चाहिए होता है, धक्का स्टार्ट। कितना पेनल्टी कितनी है? 15,000। क्लियर भाई, क्लियर है जी। अगला, ज़कात पेड अंडर ज़कात इनपुशन ऑर्डिनेंस इज ₹93,750। इसकी तो अपनी जगह है, इसके साथ लिख ले डिडक्टेबल अलाउंस, डिडक्शन है ना, हम लेस करेंगे टोटल इनकम में से। अदर इनकम इंक्लूड्स, ऊपर देखे अदर इनकम है इनकम स्टेटमेंट में, कह रहा है ये अदर इनकम कहां से जनरेट हुई, ठीक है, तो हम देख लेते हैं। Capital gain of ₹45,000 received net of withholding tax of ₹6,750 on sale of 20,000 shares in Metal Limited in November 2019। हमारा टैक्स ईयर है ना, डेट पॉइंट लाइन हमारे टैक्स ईयर में डिस्पोज ऑफ हो रहा है ना। ML is listed on Pakistan Stock Exchange और listed कंपनी के शेयर। On 1 January 2018 शाहिद परचेज 20 शेयर्स। ये परचेज कब किए थे? परचेज डेट बता रहे हैं, अंडरलाइन, टैक्स रेट्स के लिए ये काम आए। On 1 January 2018 शाहिद परचेज 20 shares for ₹2 lakh at initial public offering, अंडरलाइन, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, इधर टैक्स क्रेडिट भी है और इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स भी है, सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम सेक्शन 37A। समझ में आ रही बात? लेकिन अब मैं आपको, he had claimed a tax credit of ₹50,000 on such investment in tax year 2018। लेकिन परचेज कब किए थे? टैक्स ईयर 2018 में, तो उधर उसने टैक्स क्रेडिट भी क्लेम किया था। आप इधर टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं करोगे, ये याद रखो कि इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स पे टैक्स क्रेडिट उस टैक्स ईयर में क्लेम करेंगे जिस टैक्स ईयर में उसने इन्वेस्टमेंट की हो। तो उसने इन्वेस्टमेंट किस ईयर में की थी? 18 में, तो उधर उसने क्लेम किया होगा। अगर ना भी किया हो तो हम इधर नहीं करें। समझ में आ रही बात जी। अगला रेंज, तो पहली बात क्या, पहले तो मुझे ये बताइए क्या कैपिटल गेन्स जो इनकम है वो इनकम फ्रॉम बिजनेस में शामिल होनी चाहिए? इसने किए कि नहीं? क्या लिखा है? अदर इनकम इंक्लूड्स, जो ऊपर इनकम स्टेटमेंट में अदर इनकम है उसमें ये शामिल है। कितनी अमाउंट शामिल है? हाँ 45,000। तो कैपिटल गेन्स हमारे लिए सेपरेट ब्लॉक आते हैं 45,000, ठीक हो गया। इसको हम देख लेते हैं, इसको याद रखना है, या इधर आप वैसे लिख लो कि वर्किंग टू में क्या आएगा? कैपिटल गेन्स, लेकिन कौन से वाले? सिक्योरिटीज 37A सेपरेट ब्लॉक आते हैं। क्लियर? समझ में आ रही बात भाई? क्लियर है ना जी। अगला, रेंट ऑफ ₹980,000 रिसीव फ्रॉम ए एग्रीकल्चर लैंड इन बजीर। नोट लिख ले इसके ऊपर, और नोट अभी भी लिख ले आप मेरे सामने।
एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स इन पाकिस्तान। एग्रीकल्चर इनकम क्या है? एग्जेम्प्ट है। एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चर लैंड से कोई इनकम आए, आप कोई फसल बेचते, आपके एग्रीकल्चर लैंड पे बिल्डिंग हो, कोई गोडाउन हो, जमीनों को रेंट आउट कर दें, फसल बेचते, जो भी करें, एग्रीकल्चर से रिलेटेड इनकम क्या होती है? एग्जेम्प्ट होती है इन पाकिस्तान। उस पर टैक्स तो इस पे नोट लिखना। और अगला है टैक्स डिप्रिसिएशन फॉर द ईयर अमाउंट्स टू ₹680,000। टैक्स डिप्रिसिएशन उसने आपको कैलकुलेट करके दे दिया है, आपको खुद से कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। तो हम क्या करते हैं? लेस करते हैं। टैक्स डिप्रिसिएशन कितना? हाँ 680 ठीक हो गया फिर? हाँ एग्रीकल्चर इनकम माइनस की एग्रीकल्चर इनकम माइनस की नहीं, वो शामिल तो नहीं। हाँ बिल्कुल, उसने ऐड की होगी ना, तो हम इसको क्या करेंगे? गुड यार, ये अदर इनकम में इंक्लूडेड था, तो हम इसको क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। गुड। ये भी एक पॉइंट जो है ना, मेरी आदत है, हो सकता है मेरी जो आदत हो ना, कितनी थी? ये देखें, ये मेरी कमजोरी थी और मुझे लगता है कि ये सारे स्टूडेंट्स की होगी। वो क्या? हम जब क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, अदर इनकम इंक्लूड्स, तो हमें उस टाइम तो याद होता है ना, पहले एडजस्टमेंट जैसे पढ़ते हैं ना, मैं जैसे दूसरे पे पहुंचता था तो मेरे ज़हन से ये निकल जाता था कि अदर इनकम की बात कर रहा है। ये आपके साथ होता? मेरे साथ तो ये बहुत होता। तो आप जब कहें ना कि कॉस्ट ऑफ गुड्स इंक्लूड, अदर इनकम इंक्लूड, तो जितने पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स आप जब पढ़ो ना, तो आपके माइंड में ये होना चाहिए कि ये ऊपर वाले की बात कर रहा है, ये उसने ऐड किया है। तो अदर इनकम उसने ऐड किया था, एग्रीकल्चर इनकम, हम इसको क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। ठीक हो गया। और टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स बाय कस्टमर अमाउंट्स टू, शायद के इनकम से टैक्स डिडक्ट हुआ एट सोर्स, वो हम देखेंगे। द अनएब्सॉर्ब्ड टैक्स डिप्रिसिएशन ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम टैक्स ईयर 2019 अमाउंट टू ₹568,000। और अब अनएब्सॉर्ब्ड डिप्रिसिएशन है कितना? $568,000। अनएब्सॉर्ब्ड डिप्रिसिएशन किसे कहते हैं वो हम पढ़ेंगे। थोड़ा सा इसमें एक पॉइंट होता है, कल इंशाल्लाह इसको हम पढ़ेंगे, लॉसेस। ठीक है, कल मैं आपको लॉसेस पढ़ाऊंगा ना, तो उसमें हम ये चीज पढ़ेंगे, आपको समझ आ जाएगी। इसकी ट्रीटमेंट थोड़ी सी चेंज होती है। अभी आप इस तरह करें, कितना है? 568 और कुछ भी नहीं है ना। इसको टोटल करें, पहले इसको टोटल करके यहां पे पहले इसको करें, इसमें से ये ऐड कर दे कितना है, फिर इसमें से ये वाली फिगर लेस कर दे, तो आपके पास क्या चीज आ जाएगी? टैक्सेबल बिजनेस। ठीक हो गया? आपके पास क्या आ जाएगा? टैक्सेबल बिजनेस इनकम। एक और पॉइंट सुन लीजिएगा, आखिरी पॉइंट फिर आप खुद सॉल्व करें। कैपिटल गेन्स आपको कितने गिवन थे जो इनकम में इंक्लूड हुए थे? ये 45,000। इनकम कितनी थी? 45,000। इस पॉइंट को देख ले, उसने एक टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स बताया है कैपिटल गेन्स की। कितना अमाउंट?
नेट ऑफ दिया हुआ है, लेकिन नेट ऑफ टैक्स कितना दिया है? नेट ऑफ विद होल्डिंग टैक्स ऑफ रुपीज 6,750। मुझे बताए आज तक किसी भी जगह पे मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट दिया है कि कैपिटल गेन्स पे विद होल्डिंग टैक्स होगा? हाँ, नहीं बताया ना। तो क्या ये लेस होना चाहिए? तो इसको हम क्या करते हैं? तो वो ऐड कर 6,750। तो ये कितना आ जाएगा? 51,000। ये आपका गेन है ऑन सिक्योरिटीज। अब देखें इस पे क्या कैलकुलेट करना है? टैक्स। क्या कैलकुलेट करना है? टैक्स। समझ में आ रही? सेपरेट ब्लॉक आपके हो जाएगा। हाँ, अब तो इसमें कुछ नहीं है। इनकम फ्रॉम बिजनेस आपके पास आया, यहाँ पे लिख लोगे मिस्टर शाहिद, और इसमें इनकम फ्रॉम सेल की कोई इंफॉर्मेशन थी तो क्या हो जाएगा? नॉन सेल टैक्स ईयर 2020। इनकम फ्रॉम बिजनेस कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्सेबल इनकम। इनकम फ्रॉम बिजनेस आपके पास आया वर्किंग वन से। यही इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज भी थे ना कि नहीं थे? नहीं, हाँ नहीं। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? टोटल इनकम। ज़कात गिवन है वो लेस कर दोगे, तो टैक्सेबल इनकम टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कर दोगे। जो एडवांस टैक्स जहां जहां पे डिडक्ट हुआ है वो वहां पे टैक्स लायबिलिटी में लेस कर दोगे, और आपके पास क्या आ जाएगा? टैक्स पेबल। ठीक है, आप ये क्वेश्चन कंप्लीट करें। शाबाश करें। क्वेश्चन नंबर 23 पे, क्वेश्चन नंबर 23। जो क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं ना, कल इंशाल्लाह हम लॉसेस पढ़ेंगे। फर्स्ट इंशाल्लाह इन सारे क्वेश्चंस को हम लॉसेस के थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं ना, तो वो हम कल डिस्कस करेंगे। और कल ना हो तो परसों इंशाल्लाह ये आपके AOP के न्यूमेरिकल्स भी कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 देते हैं, इसको हम डिस्कस करते हैं। AOP का एक ही क्वेश्चन कराऊंगा, आपको समझ आ जाएगा, उसमें इतना कुछ। लेकिन आज आप एक काम करें, आज आप ये क्वेश्चन करोगे, ठीक है, और थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा कि 2 से 3 घंटे जो इनकम फ्रॉम बिजनेस है ना उसको रिवाइज करें। ठीक है, ताकि रूल्स आपको थोड़े बहुत याद हो ना, तो फिर मैं समझाऊंगा, लेकिन आपको वो जो मैं चीज़ बता रहा हूँ वो तो आपको समझ आ रही हो ना, समझ में आ रही बात, तो आप इनकम फ्रॉम बिजनेस रिवाइज कर जाएंगे। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 23। Under the provisions of the Income Tax Ordinance 2001 and rules made thereunder, compute the taxable income and net tax payable by are refundable to Badr for tax year 2016. Show all the relevant exemptions, exclusions and disallowances। मतलब वो वाली रिक्वायरमेंट है कि अगर आप कंप्यूटेशन में कोई अमाउंट शामिल नहीं करें तो उस पर मुझे नोट लिख के दें। Badr is working as General Manager of Finance with Hi-Fi Limited. For the past 2 years, the details of his monthly emoluments during the tax year ended 30 June 2016 are as under. Basic salary है 250,000 multiplied by 12, totally taxable. Medical allowance है, normal rule है, exempt up to 10% of basic salary. House rent allowance है, totally taxable. In addition to above, Badr was also provided the following: Rupees 9 lakh for signing a bond with HFL. According to the bond, Badr would not resign from his employment before the expiry of 30 June 2019. अगर आपने देखा होगा प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी में कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट्स, समझ में आ रही बात कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय पे कोई कंडीशन लगाता है और उसके बदले एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को उस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए कोई एक्स्ट्रा अमाउंट देगा सैलरी के अलावा, तो वो टोटली टैक्सेबल होगा अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरी। तो ये टोटली टैक्सेबल होगा।
कंपनी मेंटेन कार फॉर बोथ ऑफिशियल एंड प्राइवेट यूज, परसेंटेज क्या हो जाएगा? The car was purchased on 1st August 2015 at a fair market value of rupees 1.5 million. लेकिन डेट को अंडरलाइन करें, कार परचेज कब हुई है? 1st अगस्त। तो कितने मंथ्स का लेना है? 11 मंथ्स का। समझ में आ रहा? साल के स्टार्ट में नहीं दिया जा रहा, एक महीने बाद दिया जा रहा है। तो 11 by 12, 5% of 15 date multiply by 11 by 12. On 1st January 2016, HFL sold an item of inventory to Badar. Employer employee को inventory सेल कर रहा है। क्या सेल कर रहा है? Inventory for rupees 12,000, कितने की? 12,000। The net realizable value of the item of inventory at the end of 31st December 2015. इधर इसमें dates important। बदर को एम्प्लॉयर जो है इन्वेंट्री कब सेल कर रही है? डेट क्या है? 1st जनवरी 2016 अंडरलाइन है। आपको एनआरबी किस दिन की बता रहे हैं? 31 दिसंबर 2015, मतलब सेम ही दिन। 31 दिसंबर और 1 जनवरी सेम ही बात है। एंड 30 जून 2016 वाज रुपीस 22,000 एंड रुपीस 24,000 रिस्पेक्टिवली। 30 जून 2016 को 24,000 थी और 31 दिसंबर 2015 को 22,000 थी। तो हमने कौन सा लेना है? जिस दिन ट्रांसफर हो रहा है ना, उस दिन की वैल्यू हमने, तो उस दिन कीमत क्या थी और उसको कितने की मिल रही है, तो कितना बेनिफिट हो रहा है, और ये बेनिफिट किससे मिल रहा है? तो कहां पे टैक्स मिल रहा है? 10,000। ठीक है जी। कॉस्ट को इग्नोर कर रहे हैं जितने की एक्वायर, समझ में आ रही ना बात? नंबर 4, an option was granted to Badar in August 2014 to acquire 2,500 shares in HFL parent company Mamu PLC Limited listed on Hong Kong Stock Exchange। ये याद रखें, ये कहीं पे लिख लें, ये आपको याद हो। मैंने ये इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स में भी ये बात बताई हुई है। कोई भी कंपनी जो लिस्टेड हो ऑन फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज, तो हमारे टैक्स पर्पस के लिए वो अनलिस्टेड कंसिडर हो। क्या कंसिडर होगी? अनलिस्टेड। अगर ये लिखा होता ना कि ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, तो फिर हमारे लिए लिस्टेड कंसिडर होते, फिर सेक्शन 37A होगा। अब कौन से होने? हाँ, अनलिस्टेड सेक्शन कौन सा करना है? 37, सिर्फ 37। क्लियर? However, the option was exercisable after completion of 1 year of service। ये शेयर्स कब दिए गए हैं? इन अगस्त 2014। डेट को अंडरलाइन करें। तो एक्वायर कब करेगा? अगस्त 2000। तो टैक्स अगस्त 2015 जो है हमारा टैक्स ईयर है कि नहीं? है ना। हमारा टैक्स ईयर 1 जुलाई 15 से स्टार्ट हो रहा है ना। Badar paid an amount equivalent to rupees 2 lakh to acquire the option when the fair market value of the option was rupees 250,000। बदर ने कितने दिए? 2,50,000। कितने दिए? 2 लाख दिए। और फेयर मार्केट वैल्यू क्या थी? On 1st September 15, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। ये एडजस्टमेंट on 1st September 2015 अंडरलाइन कर। He paid an amount equivalent to rupees 3 lakh to acquire the shares in April। उसने एक्वायर कब किए? 1st September 2015 को। और कितनी पेमेंट की? 3 लाख की पेमेंट की। अच्छा, ऊपर देखें। Badar paid an amount equivalent to PKR 2 lakh to acquire the option underlined। ये 2 लाख उसने किस लिए पे किए? ऑप्शन एक्वायर करने के लिए। शेयर एक्वायर करने के लिए कितनी पेमेंट की? 3 लाख। तो टोटल कॉस्ट कितनी हुई? The shares were issued to him on 15 September when the market value of each share was equivalent to rupees
375। फार्मूला क्या था? एक्विजिशन डेट के ऊपर। एक्विजिशन विद रिस्ट्रिक्शन है विदाउट? विदाउट है। फेयर मार्केट वैल्यू लेस टोटल कॉस्ट। टोटल कितने शेयर थे? 2500 मल्टीप्लाई बाय 375 लेस टोटल कॉस्ट कितनी है? 5 लाख। कॉस्ट ऑफ ऑप्शन कितनी है? 2 लाख। कॉस्ट ऑफ शेयर कितनी है? जो गेन आएगा कहां पे जाएगा? इनकम फ्रॉम सेल। ऑन 15 जून 2016 मतलब हमारे टैक्स ईयर के 15 दिन पहले आखिरी महीने में बदर सोल्ड 2000 शेयर्स इन एमपी and received net proceeds equivalent to PKR 875,000 in his bank account in Pakistan। ठीक है, कितने की सेल किए? हाँ, और कितने शेयर सेल किए और एक्वायर कितने किए थे? मतलब 2500 में से कितने सेल किए? This amount was received after deduction of bank charges of PKR 5,000 and brokerage commission equivalent to PKR 10,000। इसके साथ लिख ले incidental expenses, या इसको लिख ले, नहीं सॉरी, disposal cost। क्या लिख ले? डिस्पोजल। तो डिस्पोजल कॉस्ट में शामिल होनी चाहिए कि नहीं? होनी चाहिए ना। तो ये भी कॉस्ट का हिस्सा है। अब इधर क्या करेंगे देखें। पहला काम करोगे आप, ठीक, वर्किंग एक में करोगे एक्विजिशन ऑफ शेयर्स। हमारे टैक्स ईयर में एक्वायर कर रहा है ना? हाँ जी, एक्विजिशन ऑफ शेयर्स। एक्विजिशन ऑफ शेयर्स के लिए फार्मूला था फेयर मार्केट वैल्यू $375। कितने शेयर्स थे? 2500। कितना है? 9,37,500। ठीक हो गया। लेस टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में दो चीजें थी, कॉस्ट ऑफ ऑप्शन, हाँ वो कितनी थी? 2 लाख। और कॉस्ट ऑफ शेयर ये कितना आ जाएगा? ये वर्किंग 2 होगा आपका। वर्किंग 1 में आप इनकम फ्रॉम सैलरी कैलकुलेट करें। ठीक हो गया। तो ये कितना है? 4,37,000। ये कहां पे टैक्सेबल होगा? इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी वर्किंग 1 में लिख दोगे एम्प्लॉय शेयर स्कीम, ठीक है, और वर्किंग 2 का रेफरेंस दे दो। समझ में आ रही ना बात? या एक्विजिशन ऑफ शेयर्स लिख दोगे और 437,500 इनकम फ्रॉम सैलरी में गेन कर दोगे। ठीक हो गया। अब वर्किंग 3 भी यहां पे रीसॉल्व करो। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स सेक्शन 37 होगा ना, क्योंकि फॉरेन के स्टॉक एक्सचेंज पे जो कंपनी लिस्टेड हो वो हमारे लिए कौन सा सेक्शन होता है? 37। सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम नहीं होगा, नॉर्मल हेड में जाएगा 37 सेक्शन। ठीक हो गया। डिस्पोज ऑफ कर रहा है कितने शेयर्स? 2000 शेयर्स। तो सेल प्राइस क्या है? 875,000। सेल प्राइस है 875,000। अब दो तरीके, दो फार्मूले आप लगा सकते हैं। डिस्पोजल ऑफ शेयर्स, फेयर मार्केट वैल्यू लेस फेयर मार्केट वैल्यू एट द रेट ऑफ एक्विजिशन, याद है? और एक है फेयर मार्केट वैल्यू और सेल प्राइस लेस टोटल कॉस्ट। ठीक है, तो हम कौन से वाले पे करें बताएं? दोनों पे करते हैं। पहले हम टोटल कॉस्ट वाले पे करते हैं। टोटल कॉस्ट में कॉस्ट ऑफ ऑप्शन कितनी थी? 2 लाख। लेकिन कितने ऑप्शंस की? 2500। तो 2 लाख। अभी हमें कितने की चाहिए? हाँ 2000 की। तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 2500 पर ऑप्शन कॉस्ट आ जाएगी मल्टीप्लाई बाय जी कितना है। इसी तरह 1,60,000। इसी तरह कॉस्ट ऑफ शेयर्स कितनी थी? 3 लाख डिवाइडेड बाय 2500
मल्टीप्लाई बाई 2000, 2,40,000। इसी तरह अमाउंट ऑलरेडी टैक्स, ऑलरेडी कितना टैक्स हुआ है? हाँ 487, 437, 500। ये कितने शेयर्स के अगेंस्ट टैक्सेबल हुई थी? हमें कितने की चाहिए? कितना है? हाँ 350,000। और डिस्पोजल कॉस्ट 3,000। अच्छा, डिस्पोजल कॉस्ट आप देखें वो डिडक्ट तो नहीं की उसने, आफ्टर डिडक्शन। समझे? ये बात उसकी ठीक है। 875,000 अगर हम लिख देना तो फिर इधर लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन ये प्रेजेंटेशन की गलती है। ये किसकी गलती है? प्रेजेंटेशन। हम क्या करेंगे? 875,000 प्लस बैंक चार्जेस कितने? 5,000 और कमीशन कितना? 10,000। ये ऐड करेंगे, 890,000 आ जाएगा। हाँ, अब इसको कॉस्ट में शामिल करें। डिस्पोजल कॉस्ट कितनी थी? 10,000 प्लस 5,000 जी। इन सबको ऐड करें यहाँ पे, यहाँ पे आंसर 125,000। ये आपकी इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स आ गई, इनकम फ्रॉम सैलरी में ऐड कर। क्लियर? अब दूसरा फार्मूला, दूसरा क्या था? सेल प्राइस और फेयर मार्केट वैल्यू व्हिचएवर इज हायर लेस फेयर मार्केट वैल्यू एट द रेट ऑफ एक्विजिशन। ये वाला फार्मूला बहुत आसान है। सेल प्राइस क्या है? 890,000। हाँ, लेस जिस दिन सेल एक्वायर किया था उस दिन फेयर मार्केट वैल्यू क्या थी? कितने शेयर थे? 2,000 ना? हाँ, कितना है? 750,000। और इसमें ऐड करो डिस्पोजल कॉस्ट, वो कितनी है? 50,000। टोटल कितना है? 765,000। 125,500 दोनों पे आप कर सकते हो जो आपको इजी है। समझ में आ रही है? क्लियर? जी, इसमें मेरे ख्याल में यही एक पॉइंट था टेक्निकल। आप दोनों को समझ आ रही है कि नहीं? जी, अगला other information relevant to tax year 2016 is as under. On 1st July 15, Badr received following payments from his previous employer Sultan Hospital Limited. पिछले एम्प्लॉयर से मिल रहे हैं, तो एम्प्लॉयर में भी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। लेकिन कब मिल रहा है? 1 जुलाई 2015, हमारे टैक्स ईयर के पहले दिन। तो हमारे सैलरी में ऐड होना चाहिए कि नहीं? चाहिए। 6 लाख इन रिस्पेक्ट ऑफ टर्मिनेशन बेनिफिट्स अंडर एन एग्रीमेंट, और 485,000 6 लाख इन रिस्पेक्ट ऑफ टर्मिनेशन बेनिफिट टोटली टैक्सेबल होगा अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरी, और 485,000 अगेंस्ट ग्रेच्युटी अंडर एन अनअप्रूव्ड स्कीम। याद है कहां तक? लोअर आप 75,000 और 50% ऑफ। वो अनअप्रूव्ड फंड्स है, ये अनअप्रूव्ड स्कीम है। स्कीम में 300,000 अच्छा, स्कीम का अलग से 300,000 सिर्फ 300,000 मुझे याद नहीं आता। नहीं, ये सेम ना, वो अप्रूव्ड है, ये अनअप्रूव्ड ग्रेच्युटी और स्कीम के लिए सेम रूल। ये अनअप्रूव्ड है ना, अंडरलाइन करें। वो जो आप बता रहे हो वो अप्रूव्ड है। समझ में आ रही बात? इधर रूल क्या है? 75,000 और 50% ऑफ द अमाउंट व्हिचएवर इज लोअर। ठीक है,
वो किस में लिस्ट कर दोगे? 485 में। जो बच जाएगा वो टैक्सेबल होगा अंडर द हेड। ये कल भी एक क्वेश्चन में ताने प्रूफ करें, करवा दो क्या हो जाएगा जी। नंबर 2, on 1st November 15 Badarfil L was admitted to Sultan Hospital Limited। सुल्तान हॉस्पिटल लिमिटेड पास्ट एम्प्लॉयर की बात कर रहे हैं। कौन से एम्प्लॉयर की बात कर रहे हैं? पास्ट। इधर बच्चे गलती ये करते हैं कि सर मेडिकल अलाउंस भी है, ऊपर नीचे मेडिकल फैसिलिटी भी है। तो मैंने कल भी बताया था, आज फिर सुन ले, मेडिकल अलाउंस और मेडिकल फैसिलिटी दोनों सेम एम्प्लॉयर से हो तो फिर वो वाला रूल एप्लीकेबल हो। एक टोटली एग्जेम्प्ट होगा और एक टोटली। The hospital incurred ₹65,000 on his treatment but did not charge anything to Badr। अब आप इधर कुछ नहीं बताया तो आप दोनों ले सकते हो। अंडर द कॉन्ट्रैक्ट अगर लेते हो तो नोट लिखोगे कि एज्यूम करता हूं कि क्या है, अंडर द कॉन्ट्रैक्ट है, और अगर नॉट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट है तो फिर टोटली टैक्सेबल करो। समझ में आ रही बात? इधर आपके पास ऑप्शन है, इधर कुछ भी करोगे वो ठीक है, लेकिन ट्रीटमेंट नहीं करोगे तो उस पर नोट लिखोगे लाजमी। समझ में आ रही ना बात जी। थर्ड, on 1st December 15 he paid a premium of ₹3 lakh on life insurance policy। कौन पे कर रहा है? बदर पे कर रहा है ना। ही कंपनी के लिए ही तो यूज नहीं होता ना, कंपनी पे नहीं करी बदर, तो इस पे क्या मिलता है? एवरेज रिलीफ टैक्स क्रेडिट। On 1st January 16, Badr purchased 35,000 listed shares in MOF Limited at a price of ₹25 per share। On 20th March 16, he fully subscribed 15% rights shares offered by ML to its existing shareholder at a price of ₹20 per share। 35,000 में से कितने परसेंट उसने एक्वायर किए? 15%। 35,000 का कितना लेंगे? 15%। सुन ले, बहुत सारे बच्चे जो है ना इधर एक्विजिशन वाली ट्रीटमेंट करते हैं। इनकम फ्रॉम सेल में क्या वो होनी चाहिए? कॉन्सेप्ट देखे क्लास में बुलाने का मकसद ही यही था कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये क्वेश्चन मैंने अगर रिकॉर्डेड लेक्चर्स में होता तो ये क्वेश्चन मैंने कभी नहीं पूछना था, क्योंकि आप मुझे आंसर ना कर पाए। सैलरी में जाना चाहिए एक्विजिशन ऑफ शेयर्स, क्यों? हाँ खरीदे भी हो तो एम्प्लॉय शेयर स्कीम में खरीदे भी तो जा सकते हैं। ये किसने कहा है कि अवार्ड? लेकिन सर इसने किसी और जी गुड। एक्विजिशन एम्प्लॉय शेयर स्कीम, एक्विजिशन वाला सैलरी में तब जाएगा जब एम्प्लॉयर से परचेज करे और फिर कोई बेनिफिट हो। जब किसी दूसरे कंपनी से परचेज करेगा तो फिर एक्विजिशन वाली ट्रीटमेंट नहीं होती, उसको फायदा भी हो फिर भी नहीं होती। अगर फॉर एग्जांपल मैं सीपी का एम्प्लॉय हूं, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, मैं सीपी का एम्प्लॉय, ठीक है, और स्केल्स सीपी भी कंपनी है, स्केल्स भी एक कंपनी, और स्केल्स मुझे फ्री में शेयर्स दे दे और उन शेयर्स की कीमत हो 10 रुपए मार्केट में और मुझे फ्री में दे दे, क्या मेरी इनकम फ्रॉम सैलरी में कुछ जाएगा? कुछ भी नहीं जाएगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर करें। आपको एम्प्लॉयर से शेयर मिले, फ्री में मिले या आपको बेनिफिट पे मिले, मतलब 10 रुपए की है आपको 8 रुपए की मिले, 2 रुपए, ये इनकम फ्रॉम सैलरी में जाता है। किसी दूसरे कंपनी से आपको फ्री में मिले, पैसों में मिले, बोनस मिले, जिस तरह भी मिले, वो इनकम फ्रॉम सैलरी में नहीं जाता, याद रखें। वो उसकी ट्रीटमेंट कब होगी? जब अब्दुर्रहमान उसको डिस्पोज ऑफ करेगा, तो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स में 37A या 37 में उसकी ट्रीटमेंट होगी। समझ में आ रही ना बात भाई? क्लियर है जी। तो इसकी ये क्या है? इन्वेस्टमेंट एंड शेयर एवरेज रिलीफ मिलेगा, ये पॉइंट इसके लिए उसने किया है। अब देखें इधर थोड़ा सा रिकॉल करें एवरेज रिलीफ को, अगर नोट से तो देख ले। एवरेज रिलीफ में पहला था इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, इधर मुझे सुने, पहला क्या था? स्लैश और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। और मैंने लेक्चर में बताया था अगर क्वेश्चन में ये दोनों केवल हो तो आप दोनों क्लेम नहीं कर सकते। आप कितने क्लेम करोगे? कोई एक। अब कौन से वाला आप क्लेम करोगे? जो ज्यादा ना, जिससे आपको बदर को ज्यादा बेनिफिट मिल रहा हो। तो ज्यादा बेनिफिट कौन से वाले पे मिलेगा? जो एवरेज रिलीफ की
अमाउंट ज्यादा वाली आ जाएगी। फॉर एग्जांपल एक की एवरेज रिलीफ में फार्मूले में पुट करके एक की अमाउंट आ गई 10 रुपए और दूसरे की अमाउंट आ गई 12 रुपए, तो आप कौन से वाला दोगे? 12, क्योंकि 12 टैक्स लायबिलिटी में से लेस होगा तो उसकी टैक्स लायबिलिटी कम हो जाएगी। समझ में आ रही बात? तो इसमें इसके साथ लिख ले, दोनों कैलकुलेट दोनों करोगे वर्किंग, फिर जिससे बदर को ज्यादा बेनिफिट हो क्लेम सिर्फ वो करो। समझ में आ रही बात? अगर ये दोनों क्वेश्चन में हो तो दोनों इकट्ठे क्लेम नहीं हो सकते, दोनों में कोई एक क्लेम हो। जी अगला, withholding tax deducted from other salary during tax year amounted to rupees 11,05,000, withholding tax से tax liability में से लेस कर देंगे। His total else is taxable income and जी ये जो है ना ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको लिख ले पॉइंट नंबर 6, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और इसको क्या है लिंक विद पॉइंट नंबर 1, लिंक विद, इसका लिंक कौन से पॉइंट के साथ है? हाँ 1 कौन सा? इसका जो पॉइंट 1 है अदर इंफॉर्मेशन 6 लेख, टर्मिनेशन बेनिफिट, ये 6 लेख के साथ लिख लो गोल्डन हैंडशेक। ये क्या चीज है? गोल्डन हैंडशेक। इधर सुनिएगा, अब गोल्डन हैंडशेक के लिए हमने 2 तरीके पढ़े थे, याद है? हाँ 2 ऑप्शन है एम्प्लॉय के पास, या तो इसको सैलरी में ऐड कर दे, क्लियर, सीधा सीधा 6 लाख जो अभी हमने पढ़ा नहीं था ना आखिर तक, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, आपने मेरी तरह क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, आपने एक बार क्वेश्चन कंप्लीट पढ़ना है, रीडिंग करनी है, आपने क्वेश्चन पेपर के ऊपर सॉल्व करना, ठीक है? दूसरा ऑप्शन क्या था? लेकिन सेपरेट ब्लॉक किस पे? एवरेज रेट, एवरेज टैक्स रेट पे याद है? हाँ तो एवरेज टैक्स रेट कैसे आता है? लास्ट 3 इयर्स टैक्स लायबिलिटी डिवाइडेड बाय लास्ट 3 इयर्स टैक्सेबल इनकम। अब इधर जो है मेरा थोड़ा सा अदनान रूफ साहब के साथ इख्तिलाफ। ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का है? 60। अदनान रूफ साहब आप इसका सॉल्यूशन देखोगे ना, अदनान रूफ साहब के सॉल्यूशन में से तो उन्होंने दोनों तरीकों से किया। मैं कहता हूं अगर ये लास्ट वाला पॉइंट ना होना तो फिर तो हम सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम ट्रीट कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास एवरेज टैक्स रेट आएगा ही, हम कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। लेकिन अगर उसने एवरेज टैक्स रेट गिवन हो क्वेश्चन में, या उसके लिए कैलकुलेट करने के लिए डेटा गिवन हो, तो इसका मतलब यह है कि वो चाहता है कि इस गोल्डन हैंडशेक को क्या ट्रीट करे? समझ में आ रही बात? तो इसको आप सैलरी में ऐड नहीं करोगे, आप क्या कर लोगे? सेपरेट ब्लॉक। समझ में आ रही बात? भाई क्लियर है? हाँ नीचे आप एक नोट लिख सकते हैं कि बदर के पास ये ऑप्शन बी था कि गोल्डन हैंडशेक को डायरेक्ट सैलरी का काम, क्योंकि ऑप्शन है दोनों, वो कौन से ऑप्शन पे जाएगा? जिस ऑप्शन पे उसको फायदा। लेकिन इस पे टाइम जाया होगा, आप दोनों ऑप्शन पे नहीं करोगे, आपको ये क्वेश्चन फिर दोबारा कंप्लीट फिर रिपीट करना होगा, इसकी जरूरत नहीं। अगर एवरेज टैक्स रेट गिवन है या उससे रिलेटेड डेटा गिवन है कैलकुलेट करने का, तो आप हमेशा इसको किस पे करोगे? सेपरेट ब्लॉक कर देंगे। और बस ये खत्म हो गया ना, हो जाएगा ये क्वेश्चन। अब घर के लिए आप असाइनमेंट लिखिए। एट तक हो गया था ना। आज कितने क्वेश्चन हुए? 3। हाँ 3। कल इंशाल्लाह मैंने आज इसलिए बिजनेस इनकम का दूसरा क्वेश्चन डिस्कस नहीं किया कि मुझे पता चला ना आप लोग रिवाइज नहीं करेंगे। इनकम फ्रॉम बिजनेस कल आज जो है ना रीडिंग कर ले, जो रूल्स है उसको थोड़ा सा गौर से पढ़ ले, ठीक है? तो कल इंशाल्लाह फिर पढ़ेंगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 7, 6 और 5 ये आपका होमवर्क है। टोटल हमारे कितने क्वेश्चन हुए बताएं? कल कौन कौन से किए थे? 29 किया था, 17 हाँ 17 किया था, 16 किया था, 10 9 और 8। आज 31 23
27 के 27 और ये कौन सा था 23 और होम असाइनमेंट क्या है 7 6 टोटल कितने क्वेश्चन हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 क्वेश्चन आपके हो गए। ठीक है, अब इंशाल्लाह कल मैक्सिमम में आपको लॉसेस कराऊंगा, लॉसेस के भी क्वेश्चन है ना वो भी डिस्कस करेंगे। लॉसेस के बाद मैं आपको 2 से 3 क्वेश्चन बिजनेस के और कराऊंगा, तो बाकी क्वेश्चन आपसे हो जाए। समझ में आएगा, मतलब 12 हो गए ना, कल मैं कितने क्वेश्चन कराऊंगा 3 पर। ठीक है, 3 क्वेश्चन होने के बाद आपके कितने कंप्लीट हो जाएंगे 15 के बाद ये बाकी 16 क्वेश्चन जो है ना ये आप आराम से खुद ब खुद आप सॉल्व कर लोगे। ये मैं जो 3 क्वेश्चन कल 3 आज और 3 कल डिस्कस करूंगा। ठीक है, ये 9 क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो सबसे टेक्निकल क्वेश्चन होंगे और सबसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होंगे। जब आप ये क्वेश्चन समझ आएगी ना तो 9 क्वेश्चन के बेस पे आप ये बाकी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते। फिर भी कोई मसला हो तो इंशाल्लाह उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके जी, अल्लाह।